चलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन मेडनेक्स बाय डॉक्टर एडू। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ ईसीजी सीरीज बेसिक टू एडवांस। चैप्टर नंबर 8 में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे वेंटिकुलर रिदम। वेंटिकुलर रिदम क्या होती है, कितने इसके टाइप होते हैं? तो वेंटिकुलर रिदम जो है उसके 3 टाइप होते हैं, पीवीसी, वीटी और बीएफ। पीवीसी प्री मेच्योर वेंटिकुलर कॉम्प्लेक्स, वीटी वेंटिकुलर टैकिकार्डिया, वीएफ वेंटिकुलर फिब्रिलेशन। वेंटिकुलर रिदम स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ हम एट्रियल रिदम के ऊपर आ जाते हैं। एट्रियल रिदम जो है उसमें हमने पढ़ा था प्रीमेच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स, एट्रियल फ्लटर, मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया और एट्रियल फिब्रिलेशन, साथ में इनका मैनेजमेंट। ये हमारा वीडियो नंबर 9 से लेकर 14 तक मैंने इसमें पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। अब हम वापस आ जाते हैं वेंट्रिकुलर रिदम के ऊपर। तो वेंट्रिकुलर रिदम क्या होती है वो जानने से पहले एक बार इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम को थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। ये मैंने इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ड्रॉ किया हुआ है। ये एसए नोड है, ये इंटरनोडल पाथवे है, ये हमारा एबी नोड है, ये बंडल ऑफ हिज, ये राइट और लेफ्ट दोनों बंडल ब्रांच, और ये परकिंजे फाइबर्स। अब बॉडी में ऊपर वाले ने इतना शानदार सिस्टम सेट किया हुआ है हार्ट के अंदर। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम है हमारा, वो इतना शानदार है कि एक पार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो दूसरा पार्ट उसका चार्ज ले लेता है। अगर वो भी नहीं कर रहा है तो तीसरा पार्ट उसका चार्ज ले लेता है। अगर वो भी नहीं कर रहा है तो चौथा पार्ट उसका चार्ज लेता है। वो कैसे, अब डिटेल में देखते हैं एक बार। एसए नोड से अपना बीट जनरेट होता है हार्ट का। ये हमारा नेचुरल पेसमेकर है। सपोज करें एसए नोड किसी कारण की वजह से प्रॉपरली इंपल्स अब जनरेट नहीं कर पा रहा है या बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा है, तो अब क्या होगा? अब एवी नोड उसका चार्ज ले लेगा, एवी नोड से इंपल्स जनरेट होगी और वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर एवी नोड भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, बिल्कुल फंक्शन नहीं कर रहा है, देन जो ये बंडल ऑफ हीज है हमारा और बंडल ब्रांचेस है, इनसे इंपल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये बंडल ऑफ हीज और बंडल ब्रांचेस भी इंपल्स जनरेट नहीं कर रहे, देन हमारे परकिंजे फाइबर्स इसका चार्ज ले लेंगे और वो अपने दम पे इंपल्स जनरेट करेंगे। अगर मैं कह दूं कि परकिंजे फाइबर्स भी फेल हो गए हैं इंपल्स जनरेट करने में, तो अब क्या होगा? अब जो वेंट्रिकल के टिश्यूज है, वेंट्रिकल की सेल्स है, वो मॉडिफाई होके इंपल्स जनरेट करेगी। और मॉडिफाई वेंट्रिकल सेल्स को हम क्या नाम दे रखे हैं? वेंट्रिकुलर एक्टोपिक फोकाई। वेंट्रिकुलर एक्टोपिक फोकाई या वेंट्रिकुलर एक्टोपिक पेसमेकर, जहां से अब इंपल्स जनरेट हो रही है। तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो कोई भी कारण जिससे मायोकार्डियम डैमेज होती है, जैसा कि हमने एट्रियल रिदम में भी देखा था, यहाँ पे जो भी एक्टोपिक फोकाई बन रहे थे सबके पीछे एक ही कारण था। मायोकार्डियम किसी भी रीजन से अगर डैमेज हो रही है, चाहे वो एमआई हो, वो हाइपोक्सिया, इस्चीमिया या कोई भी इंजरी हो रही है जिसकी वजह से मायोकार्डियम डैमेज हो रही है, तो वो डैमेज होने के बाद में जो सेल्स होती है वो मॉडिफाई होकर क्लस्टर बना लेती है। और ये क्लस्टर क्या करते हैं? बाद में इंपल्स जनरेट करते हैं और इतनी इंपल्स जनरेट करते हैं कि एसए नोड की जो एक्टिविटी है, नॉर्मल एक्टिविटी, उसको भी दबा देते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेंटिकुलर रिदम की। वेंटिकुलर रिदम में हमारे हैं पीवीसी प्री मेच्योर वेंटिकुलर कॉम्प्लेक्स, वीटी वेंटिकुलर टैकिकार्डिया, बीएफ वेंटिकुलर फिब्रिलेशन। आज हम पढ़ेंगे पार्ट ए। पार्ट ए में हमारा होगा प्री मेच्योर वेंटिकुलर कॉम्प्लेक्स। अब ये प्री मेच्योर वेंटिकुलर कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है और क्या इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, उसको डिटेल में देखते हैं। तो हमने जस्ट अभी देखा कि एट्रियम और एवी जंक्शन से अगर रिदम नहीं बन रही है या फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट नहीं हो पा रही है, एसए नोड एवी नोड फेल हो चुके हैं इंपल्स जनरेट करने में, हमारा कंडक्शन सिस्टम का लोअर पार्ट भी अगर फेल हो चुका है इंपल्स जनरेट करने में, तो क्या होगा? तो कौन चार्ज लेगा? जो वेंट्रिकल की सेल्स है, मॉडिफाइड सेल्स, वो चार्ज लेंगी। और कोज क्या हो सकते हैं, किस तरह से ये जो एक्टोपिक फोकाई है फॉर्मेशन होते हैं, तो हम देख लेते हैं। कोई भी कारण जिससे मायोकार्डियम डैमेज होती है, जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जैसे हार्ट अटैक बोलते हैं, इस्चीमिया, हाइपोक्सिया, कोई सा भी कारण जिससे मायोकार्डियम डैमेज हो रही है, वो डैमेज सेल्स एक गुच्छा सा बना लेंगे आपस में और क्लस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको एक्टोपिक फोकाई बोलते हैं, और वो रिदम जनरेट करेगा। तो ये जो भी कारण है, इनसे क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, उनको एक्टोपिक फोकाई कहते हैं। और ये एक्टोपिक फोकाई क्या खासियत होती है इनमें? ये इंपल्स जनरेट करने की क्षमता रखते हैं अपने आप में। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम पूरा फेल हो चुका है तो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेंगे। बट अब मैं बात करूं कि हमारा कंडक्शन सिस्टम भी वर्क कर रहा है और ये एक्टोपिक फोकाई भी फॉर्मेशन हो रखे हैं वेंट्रिकल्स के अंदर, तो अब क्या होगा? तो अब ये होगा, जो एसए नोड से इंपल्स जनरेट हो रही है, जो साइनस रिदम हमारी बन रही है, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर ये टांग अड़ाएंगे। वो कैसे? तो जैसे नॉर्मल साइनस रिदम चल रही है तो बीच बीच में ये क्या करेंगे? ये अपनी एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स फेंकेंगे
और ऐसे नोड की इंपल्स को दबा देंगे, खुद की इंपल्स को ईसीजी के बीच में फिट कर देंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। अगर ये प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स बीच बीच में कहीं कहीं पे एकाध इक्के दुक्के आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहता है और कोई ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं है। और अगर ये प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स बैक टू बैक बार बार आने लग रहे हैं तो क्या होगा, तो फिर ये अब कार्डियक आउटपुट को डिस्टर्ब करेंगे। वो कैसे? ये जो प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स होते हैं ये वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन कराएंगे, लेकिन इनकी वजह से इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, ब्लड जो है वो पंप आउट नहीं होगा। प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या होगा, इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं पाएगा, ब्लड पंप ही आउट नहीं हो पाएगा। तो अगर मान लो कि नॉर्मल साइनस रिदम में बीच बीच में प्रीमेच्योर कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, या फिर मैं यूं कह दूं कि हर नॉर्मल एक साइकिल के बाद में एक प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो और मान लो पेशेंट की हार्ट रेट है 90 बीट पर मिनट, तो हर एक नॉर्मल क्यूआरएस के बाद में एक एबनॉर्मल प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो 45 तो हो गए नॉर्मल क्यूआरएस और 45 हो गए पीवीसी, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। अब पीवीसी के बारे में मैंने बोला कि अगर ये बहुत ज्यादा बनेंगे तो ये कार्डियक आउटपुट को कम करेंगे, हम देख रहे हैं कैसे पीवीसी की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं, और जो हमारे नॉर्मल क्यूआरएस बने उनकी वजह से होगा कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड पंप आउट होगा। अब कार्डियक मॉनिटर पे हम देखेंगे तो रेट तो हमें दिखेगी पेशेंट की 90, बट एक्चुअल अगर देखें हम फील करेंगे तो हमें 45 ही फील होगी, आधी ही फील होगी। अब एग्जांपल के लिए मैंने नॉर्मल साइनस रिदम के साथ में एक पीवीसी का फॉर्मेशन किया है यहाँ पे। तो नॉर्मल साइनस रिदम का तो हमें पता है कि पी वेव बनेगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, टी वेव बनेगी। अगेन वापस से पी वेव क्यूआरएस, फिर टी पी क्यूआरएस, टी पी क्यूआरएस, इस तरह से चलता रहेगा नॉर्मल साइनस रिदम में। और बीच में मैंने यहाँ पे एक पीवीसी बना दिया, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये चौड़ाई है क्यूआरएस की वो ज्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल साइनस रिदम। जो नॉर्मल साइनस रिदम है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्यूआरएस की चौड़ाई ज्यादा है। अब इसकी वजह क्या है साहब, क्यों क्यूआरएस की चौड़ाई ज्यादा हो गई? यहाँ पे जो एक्टोपिक फोकाई इंपल्स जनरेट कर रहे हैं और वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन करवा रहे हैं, उस डीपोलराइजेशन में जो टाइम लगना चाहिए 80 से 120 मिली सेकेंड, तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, 120 मिली सेकेंड से भी ज्यादा लगेगा। ज्यादा टाइम लगेगा तो ड्यूरेशन जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का वो बढ़ जाएगा, 120 मिली सेकेंड से ज्यादा बढ़ जाएगा, और क्यूआरएस जो है वो वाइड हो जाएगा या चौड़ा हो जाएगा। और बात करें टी वेव की, तो टी वेव जो होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी क्यूआरएस के। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टी वेव बनेगी। यहाँ पे जो टी वेव थी वो अपराइट थी, और यहाँ पे जो टी वेव बनेगी वो क्यूआरएस के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। और दिखने में बड़ा सा ये अजीब सा होगा, बिज़ार शेप दिखने में ये कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा, बड़ा अजीब सा लगेगा, बिज़ार शेप होगा। तो डिफरेंस मैंने कुछ लिखा है वो देख लेते हैं। पी वेव यहां पे प्रेजेंट होगी, पी वेव प्रेजेंट है, पी वेव वहां पे एब्सेंट है। दूसरी बात करिए हमने, क्यूआरएस यहां पे नैरो होगा, क्यूआरएस यहां पे नैरो है, शार्प एंगल से 2 से 3 mm या 2 से 3 स्मॉल बॉक्स। और बात करूं मैं ड्यूरेशन की, ड्यूरेशन की बात आ गई तो 80 से 120 मिली सेकेंड, ये जो ड्यूरेशन है ये वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन का ड्यूरेशन है, उसका टाइम है। बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो क्यूआरएस होगा वो वाइड होगा, बिज़ार शेप होगा। बिज़ार शेप मतलब अजीबोगरीब दिखने में उटपटांग सा होगा, और 3 mm से ज्यादा या 3 स्मॉल बॉक्स से ज्यादा इसकी चौड़ाई होगी। और यहाँ पे जो टाइम है वो नॉर्मल से ज्यादा लगेगा। डीपोलराइजेशन की बात करें हम, यहाँ पे वेंट्रिकल में जो डीपोलराइजेशन टाइम लग रहा है नॉर्मल, वो यहाँ पे नॉर्मल से ज्यादा लगेगा। कितना? 120 मिली सेकेंड से ज्यादा, 120 मिली सेकेंड से ज्यादा। नॉर्मल साइनस रिदम में इस तरह से जो पीवीसी बन रहे हैं वो पीवीसी बनने की संख्या ज्यादा हो जाए, जो बनने वाले पीवीसी बहुत ज्यादा बनने लग जाए, तो होगा क्या, आगे जाके ये वीटी वीएफ में कन्वर्ट हो सकते हैं। और वीटी वीएफ क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग रिदम है, जिसमें पेशेंट की जान तक चली जाती है अगर पेशेंट को टाइम पे शॉक नहीं दिया तो। अब जो लिखा हुआ है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ डिपोलराइजेशन होगा और वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कार्डियक आउटपुट नॉर्मल रहेगा। यहाँ पे जो कार्डियक आउटपुट है हमारा, कार्डियक आउटपुट वो नॉर्मल रहेगा, और वेंट्रिकल में जो डिपोलराइजेशन हो रहा है तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, डिपोलराइजेशन हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिपोलराइजेशन तो होगा लेकिन वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और कार्डियक आउटपुट क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब डिपोलराइजेशन तो यहाँ पे हो रहा है लेकिन कार्डियक आउटपुट कम है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था डिपोलराइजेशन के साथ में, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो यहाँ कार्डियक आउटपुट इनकी वजह से कम हो जाएगा।
बात करें टी वेव की, जो भी बोला था, टी वेव यहाँ पे नॉर्मल होगी, अपराइट होगी। यहाँ पे टी वेव जो होगी वो क्यूआरएस या जो आर वेव है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये अपोजिट डायरेक्शन में उल्टी टी वेव, टी इनवर्जन जो दिख रहा है हमें, जो पीवीसी के अंदर देख रहे हैं। अब देखते हैं, मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग ईसीजी के एग्जाम्पल बनाए हुए हैं। फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, देन टी वेव, और उसके जस्ट बाद क्या हुआ, एक प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स आ गया पीवीसी। उसके बाद वापस से फिर पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव, उसके बाद वापस से क्या आ गया, पीवीसी। तो एक तो नॉर्मल साइकिल है, उसके बाद पीवीसी, फिर नॉर्मल साइकिल, फिर पीवीसी। तो अल्टरनेट चल रहा है, एक नॉर्मल एक पीवीसी, एक नॉर्मल एक पीवीसी। इस तरह से जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी। इसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी। बात करते हैं अगले एग्जांपल की। यहां पे मैंने ये नॉर्मल साइकिल बनाया, एक पी क्यूआरएस टी, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये टी, फिर ये नॉर्मल साइकिल पी, ये क्यूआरएस, ये टी, उसके बाद में एबनॉर्मल मतलब पीवीसी, फिर नॉर्मल साइकिल वही पी क्यूआरएस टी, फिर नॉर्मल साइकिल वही पी क्यूआरएस टी, अगेन वापस क्या आएगा, पीवीसी। तो 2 नॉर्मल साइकिल के बाद में एक एबनॉर्मल आ रहा है पीवीसी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 के पहले एक के बाद में एक आ रहा था तो वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी बोल रहे थे, अब 2 के बाद एक आ रहा है तो इसको बोलेंगे वेंट्रिकुलर ट्राइजेमिनी। इसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर ट्राइजेमिनी, वेंट्रिकुलर ट्राइजेमिनी। अब बात करते हैं हम अगले एग्जांपल की, जो तीसरा एग्जांपल है। यहां पे ये एक नॉर्मल कार्डियक साइकिल, ये दूसरा नॉर्मल कार्डियक साइकिल, ये तीसरा नॉर्मल कार्डियक साइकिल, और चौथा जो है हमारा वो पीवीसी, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। आगे देखते हैं, और ये नॉर्मल कार्डियक साइकिल, ये नॉर्मल कार्डियक साइकिल, ये नॉर्मल कार्डियक साइकिल, और उसके बाद फिर पीवीसी। तो देखें हम, 3 नॉर्मल कार्डियक साइकिल के बाद में एक पीवीसी आ रहा है, फिर 3 नॉर्मल कार्डियक साइकिल के बाद में एक पीवीसी आ रहा है। तो इसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर क्वाड्रिजेमिनी। इसको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर क्वाड्रिजेमिनी। तो ये हो गए हमारे वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी, वेंट्रिकुलर ट्राइजेमिनी और वेंट्रिकुलर क्वाड्रिजेमिनी के एग्जांपल। और जैसा देख रहे हैं हम कि नॉर्मल के बाद में एबनॉर्मल आ रहा है, फिर नॉर्मल आ रहा है, एबनॉर्मल आ रहा है, तो ये तो कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता ही नहीं है, इसकी वजह से तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन होगा ही नहीं। तो ओवरऑल क्या होगा, जो कॉन्ट्रेक्शन है वेंट्रिकल के वो कम हो जाएंगे, तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। अब बात करें यहां पे रिदम की, तो यहां पे रिदम जो होगी वो ऑलवेज इरेगुलर होगी। वो कैसे, ये दोनों क्यूआरएस के बीच का डिफरेंस जो है, और ये फिर यहां पे दोनों क्यूआरएस के बीच का डिफरेंस, इन दोनों में अंतर है, ये कम है ये ज्यादा है। फिर यहां पे क्यूआरएस के बीच का डिफरेंस, या फिर मैं कह सकता हूं कि जो आरआर इंटरवल है वो अनइक्वल है। अनइक्वल है तो रिदम जो होगी वो, आरआर इंटरवल अनइक्वल है तो रिदम क्या होगी, इरेगुलर, इरेगुलर रिदम। यहां पे रिदम क्या होगी, इरेगुलर। कार्डियक आउटपुट कम कैसे होगा, वो हमने बात कर ली है कि ये जो प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये इनकी वजह से डीपोलराइजेशन तो होता है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो ओवरऑल जो हार्ट रेट होती है, जो मॉनिटर पे हमें दिख रही है, उससे आधे ही कॉन्ट्रैक्शन होंगे। अब मैंने यहाँ पे एक ईसीजी एग्जांपल लिया है, एक नॉर्मल क्यूआरएस, एक पीवीसी, एक नॉर्मल क्यूआरएस, फिर एक पीवीसी, फिर एक नॉर्मल क्यूआरएस, फिर एक पीवीसी। तो इस तरह से अल्टरनेट चल रहा है, एक नॉर्मल के बाद में एक पीवीसी। तो ये क्या है एग्जांपल, वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी का एग्जांपल है, वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी। अब यहां पे मैं देखूं पेशेंट जो है उसकी हार्ट रेट जो है कार्डियक मॉनिटर पे 80 बीट पर मिनट शो हो रही है, 80 बीट पर मिनट, और कार्डियक मॉनिटर पे 80 बीट पर मिनट शो हो रही है। और हमें पता है कि ये जो प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स है, इसकी वजह से वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, तो फिर वो बीट काउंट ही नहीं होगी। तो जब कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा तो बीट कहां से बनेगी। तो एक्चुअल हार्ट रेट क्या होगी यहाँ पे, 40 बीट पर मिनट। मतलब ये सारे जो प्रीमेच्योर कॉम्प्लेक्स हैं वेंट्रिकल के, इनकी वजह से वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पंप आउट नहीं हो पाएगा, और हार्ट रेट जो होगी वो जो शो हो रही है हमें मॉनिटर पे, उससे आधी ही होगी। एक्चुअल जो हार्ट रेट है वो इससे आधी होगी, क्योंकि ये वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा सकते।
वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो हार्ट रेट आधी ही होगी। अब देखें तो यहां पे मैंने एक और ईसीजी ड्रॉ की हुई है। यहां पे एक ये नॉर्मल साइकिल है, उसके बाद में जो है दो पीवीसी, एक तो नॉर्मल है और दो पीवीसी है, फिर एक नॉर्मल है, उसके बाद में दो पीवीसी। तो पीवीसी जो है वो कपल के रूप में आ रही है, एक नॉर्मल के साथ में दो पीवीसी, एक नॉर्मल के साथ में दो पीवीसी, तो इसको क्या बोलेंगे? पीवीसी कपल्स। पीवीसी कपल्स इसको हम बोलेंगे। अब बात करते हैं हमने प्री मेच्योर वेंट्रिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या देखा, क्या समझा, क्या पढ़ा। तो जब भी किसी कारण से, चाहे एमआई हो, चाहे हाइपोक्सिया हो, चाहे इस्चेमिया हो, कुछ भी हो, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स की सेल जो है डैमेज हो रही है, तो डैमेज सेल्स आपस में गुच्छे बना के क्लस्टर्स बना लेंगी। और ये क्लस्टर्स जो होंगे, ये एक्टोपिक फोकाई जो होंगे, ये एक्टोपिक पेसमेकर की तरह काम करेंगे और यहां से बीट जनरेट होगी, इंपल्स जनरेट होती रहेगी बराबर। और ये इंपल्स जो जनरेट होगी नॉर्मल साइनस रिदम के बीच बीच में जहां कहीं भी आएगी, इसको हम बोलेंगे प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। और ये वेंट्रिकल में डिपोलराइजेशन तो करा सकता है, लेकिन इसकी वजह से इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो ओवरऑल कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। दूसरी बात, और इस तरह से अगर ये बार बार होता रहा तो आगे बढ़ के ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जैसी गंभीर समस्या पैदा कर सकते हैं। तो टाइम से इनको पता करके और इनका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।